हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास की, नई सब्जेक्ट की। हमारी क्लास होगी कक्षा 12वीं, विषय भौतिकी, हिंदी मीडियम में हम आज फिजिक्स पढ़ेंगे। आज फिजिक्स की हमारी पहली क्लास होगी, ठीक है ना? तो आज हम लोग कक्षा 12वीं में भौतिकी विज्ञान के संबंध में चर्चा करेंगे। हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम ये कहें कि आज की क्लास में हम फिजिक्स की बेसिक चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमारे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो क्या कहता है, उसके अंदर हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम लोगों ने 11वीं क्लास में फिजिक्स को पढ़ रखा है। आइए अब हम 12वीं फिजिक्स की आज से शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग प्रॉपर तैयार हो जाइए अपनी एक नोटबुक के साथ। प्रॉपर रेगुलर लेक्चर पे बने रहिए और देखिए कि आखिर हम किन किन चीजों को किस प्रकार से कितनी सरलता से सीख सकते हैं, ठीक है ना? आइए देखिए, जो हमारे पहले चैप्टर का नाम है उसका नाम है वैद्युत आवेश और उनके क्षेत्र। हम पहले यूनिट से शुरुआत करेंगे और हमारी जो आज पहली यूनिट होगी उसका नाम है यूनिट फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? इसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश और उनके क्षेत्र और उनके क्षेत्र। सबसे पहले देखिए, हम लोग अपने फिजिक्स को अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण से शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि आखिर फिजिक्स को हम लोग कितनी सरल भाषा में किस प्रकार से महसूस करके कितनी सरलता से सीख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, आज हम अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण से शुरुआत करेंगे। अब देखिए, हम लोग बहुत छोटे से उदाहरण के, हम सब लोग देखते हैं कि जो हमारे बाल हैं इन पे हम लोग कंघी करते हैं, ठीक है ना? यदि ये बाल हमारे जो हैं ये सूखे हों, कैसे बाल हो? सूखे हों। जब हम सूखे बालों पे कंघी करते हैं तो हम लोग देखते हैं सूखे बालों से चट चट की आवाज आती है, ठीक है ना? जब हम सूखे बालों से कंघी करते हैं और कंघी करने के पश्चात उस कंघी को रखते हैं तो ये देखते हैं कि कंघी के पास के जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हों या छोटे छोटे जो कण होते हैं वो उस कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अर्थात ये कहें कि यदि हम सूखे बालों पे कंघी करते हैं और उस कंघी को रख देने पर उसके पास यदि कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हों तो उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी की ओर आकर्षित करने लगते हैं या उनके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न होने लगता है। देखिए, लेकिन कंघी जिन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो इसके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वह गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है। कैसा आकर्षण बल होता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण की भांति व्यवहार नहीं करता है बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है, ठीक है ना? हम कंघी को क्या करते हैं? सूखे बालों से कुछ टाइम तक रगड़ते हैं, फिर उस कंघी को रखते हैं तो देखते हैं कि कंघी के पास के छोटे छोटे कण या छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षित होने का मतलब वो अपनी ओर खींच रहा है, खींचने का मतलब क्या हुआ? वो आकर्षित कर रहा है, लेकिन जो उनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है वह गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है। आकर्षण बल तो है लेकिन कैसा व्यवहार कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न व्यवहार कर रहा है। अब देखिए, हमारे मन में एक चीज आनी चाहिए कि आखिर सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, ठीक है ना? तो सबसे पहले यूनानी विज्ञान के संस्थापक थेल्स हैं। यूनानी विज्ञान के जो संस्थापक हैं वो कौन है? थेल्स हैं। तो सर्वप्रथम यूनानी विज्ञान के संस्थापक थेल्स ने क्या किया? थेल्स ने अपने प्रयोगों द्वारा एम्बर नामक पदार्थ का पता लगाया। किसका पता लगाया? एम्बर नामक पदार्थ का पता लगाया और उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि एम्बर नामक जो पदार्थ है यदि उसे हम ऊन के साथ रगड़ें, क्या करें? ऊन के साथ रगड़ें तो
तो क्या होता है, तो कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको वो आकर्षित करने लगता है। ठीक है ना। इसके बाद थेल्स ने ये बताया, क्या बताया थेल्स, कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो उसके पास जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वह उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन थेल्स के प्रयोग के बाद कुछ समय तक किन्हीं वैज्ञानिकों का इस प्रयोग की तरफ ध्यान नहीं गया। लगभग कई वर्षों के बाद, लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 100 वर्ष मान लेते हैं, है ना, कई वर्ष मतलब लगभग 100 वर्षों तक इस क्षेत्र में किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है कि सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम जो है, सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के जो चिकित्सक थे, कौन थे चिकित्सक, विलियम गिलबर्ट। कौन थे, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने एम्बर के समान गुण दर्शाने वाले कई पदार्थों के बारे में बताया या कई पदार्थों की खोज की जिनके अंदर भी एम्बर के समान ही अपने से छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है। ऐसे कई पदार्थों की खोज की या कई पदार्थों के बारे में बताया जो क्या करते थे, जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। ठीक है ना। देखिए थेल्स ने सबसे पहले एम्बर के बारे में बताया। थेल्स ने क्या बताया कि एम्बर नामक पदार्थ को यदि ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो उनके पास जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनको क्या कर लेता है, वो आकर्षित करने लगता है। फिर लगभग 100 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। लगभग 100 वर्ष बाद 16वीं शताब्दी के आसपास जो सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके चिकित्सक जो विलियम गिलबर्ट हैं, उन्होंने एम्बर के समान गुण दर्शाने वाले कई पदार्थों की खोज की और उस खोज में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एम्बर नामक पदार्थ गुण दर्शाता था उसी प्रकार के कई ऐसे पदार्थ आ गए जो एम्बर के समान ही गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्थात अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए, फिर सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन आते हैं। कब आते हैं, सन 1646 में। कौन आते हैं, थॉमस ब्राउन। और उन्होंने बताया कि ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में क्या बताया कि ऊर्जा का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे उन्होंने नाम दे दिया विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दे दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रम से बना है। ठीक है ना। किसने दिया, सर थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में। क्या किया, इन्होंने बताया कि ऊर्जा का वह गुण जिसके अंदर अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जा रहा है, उस पदार्थों का नाम उन्होंने क्या दे दिया, विद्युत दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। और उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो ग्रीक के इलेक्ट्रम से मिलकर बना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रम नाम दे दिया तो यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो जाती है और हमारा पहला पॉइंट शुरू हो जाता है वैद्युत सिद्धि। देखिए एक बार फिर से हम लोग कम छोटे रूप में एक बार फिर से परिचय को समझते हैं कि आखिर वैद्युत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो हम लोगों ने क्या भी देखा, हम लोगों ने देखा एक दैनिक जीवन के छोटे उदाहरण से कि यदि हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं और कंघी को रख देते हैं, कंघी के पास जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे कण हैं, कंघी उनको अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। ठीक है ना। लेकिन जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है बल्कि गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है। फिर क्या है, फिर सबसे पहले यूनानी विज्ञान के संस्थापक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ की खोज की और उन्होंने बताया कि जब उसे ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो उसके अंदर अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। थेल्स के बाद लगभग 100 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक का इस क्षेत्र में ध्यान नहीं गया और लगभग 100 वर्षों के बाद सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने एम्बर के समान गुण प्रदर्शित करने वाले कई पदार्थों की खोज की
जो एम्बर के समान ही गुण प्रदर्शित करते थे, जिनके अंदर भी अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता था। फिर क्या हुआ? विलियम गिलबर्ट के बाद सन 1646 में थॉमस ब्राउन ने क्या किया कि जो ऊर्जा के उस रूप के बारे में बता दिया जिसके कारण कोई भी पदार्थ किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसका उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने बताया कि इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक के शब्द इलेक्ट्रम से। ठीक है ना? अब देखिए, इसके बाद हमारे विद्युत की परिभाषा आ जाती है। विद्युत की परिभाषा क्या कहती है, आइए हम लोग देखते हैं। वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं। वैद्युत की परिभाषा कहती है ऊर्जा का वह गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, विद्युत कहलाता है। ठीक है ना? आइए परिभाषा नोट कर लेते हैं। क्या कहती है परिभाषा हमारी? ऊर्जा का वह गुण, ऊर्जा का वह गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊर्जा का गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैद्युत कहलाता है। वैद्युत कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिए, यहां से एक और चीजें क्लियर होती हैं कि जो वैद्युत है वो किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होती है। अब जब किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन्हें हम घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वहां पे क्या है? घर्षण। और घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को हम लोग घर्षण विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत बोलते हैं। ठीक है ना? तो सीधा सीधा हम लोग ये कहें कि घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। दूसरी चीजें कि जिस पदार्थ में हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वह विद्युतमय कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतमय कहलाता है। ठीक है ना? इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं विद्युतमय पदार्थ को ही, कि किनको? विद्युतमय पदार्थ को ही हम आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो विद्युतमय पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? आवेशित पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, आवेशित नया शब्द है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि आखिर आवेश क्या है। ठीक है ना? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत क्या है। तो हम वैद्युत की परिभाषा बताए। क्या बताए? कि ऊर्जा का वह गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैद्युत कहलाता है। किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है, तो रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होगी उसे हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। जो पदार्थ क्या करता है? जो पदार्थ विद्युतमय होता है उसे हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। और आवेशित पदार्थ, जैसे ही आवेशित नया शब्द आया तो यहां से हम लोग जानते हैं कि आखिर वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है ना? आज हम लोगों की पहली क्लास है, हम लोग एक एक करके बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आगे। आखिर वैद्युत आवेश क्या है? आइए हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है।
सबसे पहले परिचय जानते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। वैद्युत आवेश को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो वैद्युत आवेश को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या कहती है? भौतिक जो विद्युत आवेश है तो क्या है? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। कौन भौतिक राशि है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, जिसे प्राप्त कर लेने पर, जिसे पा लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है या विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, आवेश कहलाता है। ठीक है ना। आवेश क्या है? तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, जिसे पा लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि। आइए परिभाषा नोट कर लेते हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या कहती है? यह एक भौतिक राशि है। यह एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, जिसे अर्जित कर लेने पर, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है या विद्युतीय गुणों का, या विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है ना। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है या विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज, इसको स्टार बना के हम लोग लिख लेंगे, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या? कि यह एक अदिश राशि। आवेश कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना। और इसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? आखिर आवेश के अंदर और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर पाया जाता है। आवेश कहां पाया जाता है? तो इसको भी नोट करके लिख लेंगे हम लोग। आवेश सदैव, आवेश सदैव चालक के बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर पाया जाता है। और इससे संबंधित क्या विशेषताएं इसकी हो सकती हैं? तो और अगली विशेषता हो सकती है कि खोखले चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। खोखले चालक के अंदर, खोखले चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है।
अब इसके बाद अगला नंबर और क्या देख सकते हैं, तो अगला नंबर और क्या लिख सकते हैं कि आखिर आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है ना, तो आवेश का मात्रक क्या है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां से लिखते हैं कि मात्रक, आवेश का लिख लेते हैं, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। सबसे पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। आवेश के लिए एक सूत्र चलता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या सूत्र चलता है, क्या सूत्र होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। ठीक है ना, Q क्या है, चार्ज है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है। ठीक है ना, अब इसका जब मात्रक निकालेंगे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है, और एम्पियर इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका संकेत क्या होता है, संकेत के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो संकेत में सी से, किससे दर्शाते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते। आइए और इससे संबंधित और जान लेते हैं। अब देखिए इसी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बिमी सूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बिमी सूत्र, बिमी सूत्र निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमको मात्रक दिख रहा है क्या, एम्पियर और सेकंड। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। सेकंड किसका मात्रक है, समय का। तो जब बिमी सूत्र निकालेंगे, बिमी सूत्र में मुख्य रूप से हम लोग एम, एल, टी और धारा है मतलब एम्पियर है, तो किसका उपयोग करेंगे, ए। अब देखिए एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, द्रव्यमान और लंबाई की बात इसमें है, ये नहीं है। तो द्रव्यमान और लंबाई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां से देखिए टीए है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका बिमी सूत्र। किसका बिमी सूत्र, आवेश का। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का बिमी सूत्र क्या होता है, m0 L0 TA होता है। ठीक है ना। अब देखिए आवेश से संबंधित दो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी हम स्टार लगा के पढ़ लेते हैं कि जो आवेश है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। यहां लिख लेते हैं हम लोग कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। तो दूसरी चीज हमारे मन में आनी चाहिए कि यदि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आइए एक बार थोड़ा 2 मिनट में सबको एक बार जल्दी में देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। वैद्युत आवेश के संबंध में हम लोग क्या जानते हैं। देखिए वैद्युत आवेश क्या है, तो ऊर्जा का वह गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, विद्युत कहलाती है। किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने के कारण क्या होती है, जो विद्युत उत्पन्न होती है, उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है ना।
विद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। फिर जो हमारे आवेश से संबंधित कुछ विशेषताएं थी, जैसे क्या विशेषता थी कि आवेश कैसी राशि है। तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ क्या करता है, विद्युतमय हो जाता है, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश सदैव चालक के बाहरी सतह पर पाया जाता है। खोखले चालक के अंदर आवेश नहीं होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का विभव सूत्र m0 L0 TA होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे आवेश के प्रकार की। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार देखिए, आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश, धनावेश, और दूसरा है ऋणावेश। अब देखिए, जो धन आवेश होता है और जो ऋण आवेश होता है किन्हें कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आवेश के प्रकाश को जानने के पहले हम थोड़ी सी एक चीज जान लेते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, धन आवेश को कांचाभ आवेश कहा। धन आवेश को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कांचाभ। और ऋणावेश को क्या नाम दे दिया, रेजिनी। क्या नाम दे दिया, रेजिनी। हम लोग क्या जानना चाहिए कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश को कांचाभ आवेश कहा तथा ऋणावेश को रेजिनी आवेश कहा। धनावेश क्या होते हैं। अब देखिए, किन्हीं भी दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, जहां से निकलेंगे वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है। जैसे ये है, यदि ये यहां से निकल रहा है तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे धनावेश कहते हैं। तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं या जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे हम ऋणावेश कहते हैं। ठीक है ना। आइए क्रम से एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं धनावेश को। धनावेश, जो धनावेश होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। धनावेश में क्या होता है, जब किसी, यहां लिख लेते हैं शॉर्टकट में, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब कैसे कमी, अब देखिए, कोई भी तो पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि हम कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लेते हैं। ठीक है ना। अब कांच की छड़ में रेशम, मान लीजिए कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा ले लिए। अब कांच की छड़ में रेशम के कपड़े को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो कांच की छड़ से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें प्रवेश कर गए, रेशम के कपड़े में। तो निकले कहां से, कांच की छड़ में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसा हो जाता है, धनावेश। तो कांच की छड़ में जो आवेश हुआ वो कौन सा आवेश हुआ, धनावेश। तथा रेशम के कपड़े में जिसमें चले गए, जिसमें गए उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई उसमें क्या हो गया, ऋणावेश। इसी प्रकार यहां लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, उदाहरण, एक एक उदाहरण समझ लेते हैं।
क्या उदाहरण है? जब कांच की छड़ को, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ, रेशम के कपड़े के साथ, कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़, कांच की छड़ में जो आवेश, जो आवेश होता है धनावेश कहलाता है, धनावेश कहलाता है। देखिए कितनी सरल बात। अभी हमें बताए हम कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकल करके रेशम कपड़े में प्रवेश कर गए। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पे कौन सा आवेश होता है? तो वहां पे धन आवेश होता है, कांचा आवेश होता है। इसी प्रकार आइए हम दूसरे नंबर को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है ऋणावेश, इसी को हम बोलते हैं रेजनी आवेश, है ना। अब ऋणावेश से संबंधित क्या हुआ? जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, एवोनाइट की छड़ ले लेते हैं और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ठीक है ना। तो बिल्ली की खाल से जब रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ में जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पे क्या होगा? ऋणावेश होगा। तो ऋणावेश का सीधा सीधा मतलब क्या हो? जैसे यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो ऋणावेश में क्या होता है? तो ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है ना। इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं। क्या उदाहरण है? जब एवोनाइट की छड़ को हर पोस्ट लिख लेंगे बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो क्या होते हैं? तो जो फर है, जो बिल्ली की खाल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके एवोनाइट की छड़ की ओर प्रवेश करने लगते हैं। तो एवोनाइट की छड़ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो वहां पे क्या होगा जाता है? तो एवोनाइट की छड़ में, एवोनाइट की छड़ में जो आवेश होता है, जो आवेश होता है ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाता है। ठीक है ना। आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे। इसे थोड़ा सा हम ये लोग एक चार्ट के माध्यम से जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन वैसे भी ऋणावेशित होता है, अब ऋणावेशित की अधिकता होगी, जहां ऋणावेशित बढ़ेंगे, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पे ऋणावेश होगा। ठीक है ना। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पे क्या होगा? धनावेश होगा।
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो यदि कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न हो रहा है तो रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है? तो रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जा रहा है तो एवोनाइट की छड़ में यदि ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो फर में या बिल्ली की खाल कहें तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है? तो वहां पे धन आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए आवेश के प्रकार हम लोग पढ़ लिए कि आवेश दो प्रकार के हुए, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि आवेश दो ही प्रकार के हो सकते हैं, यदि आवेश के दो ही प्रकार हैं, यदि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश को कांच आवेश कहा है, यदि इन्होंने ऋण आवेश को रेजनी आवेश कहा है, यदि इनके अतिरिक्त कोई दूसरा आवेश नहीं है, तो आखिर धन आवेश और ऋण आवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या पेपर के दृष्टि से कई बार पूछा जाता है और उसे हम लोग स्टार बना के नोट करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है कि सबसे सरल, सबसे सहज भाषा में इसको जान लेते हैं। सजाती, सजाती का मतलब होता है समान रूप में, ठीक है ना। सजाती आवेशों में, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण बल, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। आइए इसको समझ ही लेते हैं। देखिए सजाती का मतलब हुआ समान समान। देखिए आवेश कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश। तो समान का मतलब होगा धन धन, ऋण ऋण। तो यदि हम धन आवेश और धन आवेश को ले लें, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएं तो इनको हम बोलेंगे सजाती आवेश। फिर मान लीजिए यदि हम एक ऋण आवेश और दूसरा भी ऋण आवेश लाएं और इन दोनों को आपस में संपर्क में लाएं तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? सजाती आवेश। और क्या क्वेश्चन बना कि जब दोनों आवेश समान जाति वाले हैं, समान प्रकार के हैं, समान गुण रखने वाले हैं, तो सजाती आवेशों के मध्य सदैव, ये चीज हम नोट कर लेंगे, सदैव कौन सा बल कार्य करेगा? तो सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? तो यहां भी तो समान समान हुआ, तो यहां भी कौन सा बल कार्य करेगा? तो यहां भी कौन सा बल कार्य करेगा? तो यहां भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तुरंत हमें यह सोचना चाहिए कि यदि समान समान आवेशों में, सजातीय आवेशों में यदि प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो दो विपरीत आवेशों में, दो अलग अलग आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? तो यदि मान लीजिए कि हम एक धन आवेश ले लें, दूसरा ऋण आवेश ले लें और इनके मध्य पूछा जाए तो इनको बोलेंगे, जब दोनों अलग अलग हैं तो इनको बोलेंगे विजातीय। विपरीत आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है ना। कैसे? जैसे एक धन है तो दूसरा ऋण है। आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब समान समान हो गए तो उनको सजाती बोल दिए, तो जब विपरीत आवेश हुए तो उसको विजातीय बोलेंगे। तो यदि ये एक ऋण हो जाए और दूसरा धन हो जाए तो ये भी तो समान गुण ही रख रहा है। तो इस स्थिति में इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो बल कौन सा बल होगा? तो वो होगा आकर्षण बल। कौन सा बल होगा? आकर्षण। तो यहां भी कौन सा बल कार्य करेगा? तो यहां भी बल कार्य करेगा आकर्षण बल। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे कूलाम के बारे में। ठीक है ना। उन्होंने यही बताने के लिए सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, इन्हीं की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया है जिसे हम लोग कूलाम के व्युत्क्रम के नियम के नाम से पढ़ेंगे, जो आगे हमें बेहद सरलता से पढ़ने को मिलेगा और हमारे परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बेसिक क्लास थी। आज की क्लास में हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने
पहले चैप्टर के पॉइंट की शुरुआत की है। हमारे चैप्टर की शुरुआत वैद्युत से होती है, फिर वैद्युत के बाद कौन आता है, आवेश और आवेश के प्रकार। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत क्या है, आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या हैं। आप सभी लोग आज से ही नोटबुक लेके बैठ जाइए और ये सब शुरुआत से बिल्कुल प्रॉपर लिखिए, पढ़िए, और कहीं भी कोई समस्या जाती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी बोर्ड क्लास के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपके कैरियर में कहीं भी कोई कमी ना आए, मेरा ये प्रयास है। आप लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लग जाइए, जुट जाइए और बेहतर से बेहतर करिए। अगली क्लास में फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।